ईयर 2018। पुणे का एक पुराना गवर्नमेंट बैंक चारों तरफ से बैड न्यूज से घिरा था। लॉसेस इतने हैवी थे कि आरबीआई ने पीसीए के रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। बेसिकली ये बैंक न नए लोन्स दे सकता था, न नई ब्रांचेस ओपन कर सकता था। मार्केट में र्यूमर्स शुरू हो गए थे, क्या ये बैंक कोलैप्स होने वाला है। इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे थे और लोग इस बैंक पर ट्रस्ट करने से डर रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो बैंकिंग हिस्ट्री में मिरेकल से कम नहीं है। वही बैंक जो कल तक सर्वाइवल मोड में था, आज पूरे इंडिया का मोस्ट एफिशिएंट बैंक बन चुका है। एक ऐसा बैंक जिसने एसेट क्वालिटी के मामले में एसबीआई और आईसीआईसीआई तक को पीछे छोड़ दिया है। जब मैंने इनके Q4 के नंबर्स देखे, मुझे लगा शायद कोई कैलकुलेशन एरर है। 0.15% एनएनपीए, इतना क्लीन लोन बुक तो टॉप टियर प्राइवेट बैंक्स का भी नहीं होता। आखिर कैसे एक स्ट्रगलिंग बैंक ने सिर्फ 5-6 साल में खुद को एक प्रॉफिट मशीन में बदल दिया। आज हम इस बैंक का वो सच निकालेंगे जो इनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की गहराइयों में छुपा है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी 247। मैं हूं आपका होस्ट और मैं आपके लिए बोरिंग बैलेंस शीट्स को किसी नेटफ्लिक्स थ्रिलर की तरह डीकोड करता हूं। फाइनेंस और स्टॉक्स को इजी बनाना मेरा मिशन है और आज की स्टोरी किसी सिनेमैटिक कमबैक से कम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। यस, हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। इनके Q4 FY26 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और ऑनेस्टली नंबर्स देखकर मार्केट शॉक में है। आज हम इसका फुल पोस्टमार्टम करेंगे। तैयार हो जाइए क्योंकि ये सिर्फ एक बोरिंग एनालिसिस नहीं, ये एक अल्टीमेट कमबैक की। चलिए सबसे पहले P&L की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट, पिछले साल सेम क्वार्टर में प्रॉफिट 1406 करोड़ रुपीस था, इस बार 1779 करोड़ रुपीस। दैट्स अ मैसिव 26.5% YOY ग्रोथ। एनआईआई यानी नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक की कोर कमाई 2943 करोड़ रुपीस से बढ़कर 3422 करोड़ रुपीस हो गई है। लेकिन असली गेम तब समझ आता है जब आप इनकी एफिशिएंसी देखते हैं। बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो गिरकर 37.19% हो गया है। स्मार्ट पॉइंट, 100 रुपये कमाने के लिए बैंक सिर्फ 37 रुपीस खर्च कर रहा है। इतना मार्जिन तो कॉलोनी के मोमोज वाले भैया का भी नहीं होता। इनका आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, 22.7% है। दोस्तों, बैंक अपने शेयर होल्डर्स के पैसों पर 22% से ज़्यादा का रिटर्न जनरेट कर रहा है। इन कंपैरिजन एसबीआई और बाकी बड़े पीएसयू बैंक्स का आरओई अक्सर 15 to 18% के रेंज में रहता है। दोस्तों, अब आते हैं बैंक की सेहत पर, यानी इनकी बैलेंस शीट पर। लेकिन बैलेंस शीट बताती है कि बैंक अंदर से कितना हॉलो है या कितना सॉलिड है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बैलेंस शीट इस वक्त किसी हैवीवेट चैंपियन की तरह स्ट्रांग दिख रही है। बैंकिंग में सबसे बड़ा डर होता है एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, यानी वो पैसा जो बैंक ने बांटा तो सही पर वापस नहीं आया। ग्रॉस एनपीए ये गिरकर 1.60% पर आ गया है, लास्ट ईयर 1.80% था। नेट एनपीए, दोस्तों ये नंबर देखकर आप हिल जाओगे, सिर्फ 0.15%। प्रोविजन कवरेज रेशियो 98.41% है। इसका सिंपल मतलब यह है कि अगर कल को 100 रुपये डूबते भी हैं तो बैंक ने 98 रुपीस पहले से ही सेफ साइड में रख दिए हैं। बैंक पूरी तरह बुलेट प्रूफ है। वेट, ये नंबर देखकर आप हिल गए ना? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसे हिडन जेम्स ढूंढना मुश्किल है तो आप गलत हैं। हम निफ्टी 247 पर दिन रात यही रिसर्च करते हैं ताकि आपका पैसा सही जगह लगा रहे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत सारी प्रॉफिटेबल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। बैंक सिर्फ पैसा बचा नहीं रहा बल्कि अग्रेसिवली मार्केट कैप्चर कर रहा है। टोटल एडवांसेस YOY 19.6% बढ़कर 2.74 लाख करोड़ रुपीस हो गए हैं। बैंक ने अपना फोकस बदल दिया है। इनका रिटेल लोन सेगमेंट 36% की स्पीड से ग्रो हुआ है। कॉर्पोरेट लोन्स में रिस्क होता है, लेकिन रिटेल लोन्स, होम, कार, पर्सनल लोन्स हमेशा स्टेबल होते हैं। बैंक के लिए सबसे सस्ता रॉ मटेरियल होता है हमारा सेविंग्स और करंट अकाउंट का पैसा। टोटल डिपॉजिट्स 15.3% ग्रो होकर 3.21 लाख करोड़ रुपीस पहुंच गए हैं। CASA रेशियो, इनका CASA रेशियो 49.54% है। मतलब बैंक के पास ऑलमोस्ट 50% पैसा ऐसा है जिस पे उन्हें बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। जब सस्ता पैसा आता है तो बैंक का NIM यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। बैलेंस शीट के कुछ ऐसे नंबर्स जो झूठ नहीं बोलते। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 22.7%। बैंक अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को बहुत एफिशिएंटली मल्टीप्लाई कर रहा है। ROA यानी रिटर्न ऑन एसेट्स 1.86%। जनरली PSU बैंक्स 1% के लिए स्ट्रगल करते हैं, ये बैंक 2% के माइलस्टोन के बहुत करीब है। CARR 16.84%। बैंक के पास एक्सपेंशन के लिए और बुरे वक्त के लिए काफ़ी कैपिटल बफर अवेलेबल है। पीयर टू पीयर कंपैरिजन,
स्टॉक मार्केट में अगर आपको हीरो पहचानना है तो आपको उसे उसके राइवल्स के साथ खड़ा करके देखना पड़ेगा। निफ्टी 247 के इस सेगमेंट में हम महाबैंक को कंपेयर करेंगे बैंकिंग सेक्टर के बाहुबलियां एसबीआई, बीओबी और पीएनबी के साथ। असली रियलिटी चेक यहां मिलेगा। जहां बड़े बैंक स्ट्रगल कर रहे हैं, महाराष्ट्र बैंक वहां स्प्रिंटिंग कर रहा है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ YOY बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 26.5% की ग्रोथ दिखाई है। कंपैरिजन के लिए एसबीआई की ग्रोथ अराउंड 13% और बैंक ऑफ बड़ौदा की ग्रोथ काफी सिंगल डिजिट्स में थी इस क्वार्टर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इनका प्रॉफिट ग्रोथ रेट पूरे पीएसयू सेक्टर में टॉप 3 में आता है। ये रेशियो जितना कम हो बैंक उतना ज्यादा एफिशिएंट होता है। महाराष्ट्र बैंक 37.19% बेस्ट इन क्लास। एसबीआई, पीएनबी इनका रेशियो अक्सर 45% से 50% के ऊपर रहता है। महाराष्ट्र बैंक कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट निकाल रहा है। कंपटीशन अभी भी एक्सेल शीट्स भर रहा है और ये बैंक मार्जिन्स एंजॉय कर रहा है। ये वो मैट्रिक है जो महाराष्ट्र बैंक को सरकारी से प्रीमियम बैंक बनाता है। महाराष्ट्र बैंक 0.15% अनबिलीवेबल। एसबीआई 0.60 से 0.70%। पीएनबी 0.70% के ऊपर। रियलिटी 0.15% नेट एनपीए का मतलब है कि महाराष्ट्र बैंक की लोन रिकवरी प्राइवेट बैंक्स एचडीएफसी, आईसीआईसीआई से भी बेटर है। इन कंपैरिजन बाकी पीएसयू बैंक्स अभी भी पुराने कचरे यानी बैड लोन्स को साफ करने में लगे हैं। शेयर होल्डर्स के लिए सबसे बड़ा नंबर है आरओई। महाराष्ट्र बैंक का 22.7% है। बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी यूजुअली 15 to 18% के रेंज में रहते हैं। आरओए महाबैंक 1.86% पर बैठा है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 1% को अच्छा मानता है। महाराष्ट्र बैंक यहां बेंचमार्क सेट कर रहा है। अब बात करते हैं मार्केट डोमिनेंस की, क्योंकि स्टॉक मार्केट में वही टिकता है जिसका इलाका बड़ा होता है और जिसके राइवल्स उससे डरते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अब वो पुराना स्लो पुणे का बैंक नहीं रहा। ये अब एक अग्रेसिव मार्केट लीडर बन चुका है। चलिए देखते हैं ये डोमिनेंस कैसे बिल्ड हो रही है। बैंकिंग सेक्टर में एक टर्म होता है एफिशिएंसी। महाबैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो 37.19% है। इसका मतलब समझते हैं, 100 रुपये कमाने के लिए ये बैंक सिर्फ 37 रुपीस खर्च कर रहा है। इन कंपैरिजन बड़े बड़े प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स का ये रेशियो 45% से 55% के बीच में होता है। जब आपका खर्चा कम होता है तो आप अपने कस्टमर्स को बेटर रेट्स दे सकते हो और फिर भी कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। महाबैंक ने पूरे सेक्टर को सीन पे छोड़ दिया है। अब लोग बैंक ब्रांचेस में लाइन में नहीं लगना चाहते, सब कुछ मोबाइल पर चाहिए। महाबैंक ने अपने डिजिटल इकोसिस्टम पर इतना हैवी इन्वेस्ट किया है कि इनका डिजिटल ट्रांजैक्शंस का शेयर ड्रास्टिकली बढ़ गया है। इनका मोबाइल ऐप और नेट बैंकिंग फीचर्स अब टॉप प्राइवेट बैंक्स को टक्कर दे रहे हैं। डिजिटल फोकस की वजह से इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गिर गया है, यानी नया कस्टमर जोड़ना अब सस्ता पड़ रहा है। पहले महाबैंक का डोमिनेंस सिर्फ महाराष्ट्र तक लिमिटेड था, लेकिन अब ये लोकल प्लेयर से नेशनल पावर हाउस बन रहे हैं। इन्होंने नॉर्थ और साउथ इंडिया में अग्रेसिवली ब्रांचेस ओपन की हैं। इनकी ब्रांड पावर अब रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में बहुत स्ट्रांग हो रही है, जहां प्राइवेट बैंक्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं उस पार्ट पर जिसे देखकर टेक्निकल ट्रेडर्स के दिमाग की बत्ती जल जाती है। टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की बात करते हैं। नंबर्स और बैलेंस शीट तो फंडामेंटल स्ट्रेंथ बताते हैं, लेकिन चार्ट बताता है कि पैसा कब बनेगा और एंट्री कहां लेनी है। अगर आप इनका 5 ईयर प्राइस चार्ट देखेंगे तो ये एक टेक्स्ट बुक ट्रेंड रिवर्सल की कहानी है। द ब्रेकआउट मई 2021 में ये स्टॉक सिर्फ 20 रुपीस के जोन में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन पोस्ट 2022 इसने एक सॉलिड अपवर्ड चैनल पकड़ा और मुड़कर पीछे नहीं देखा। रिटर्न्स पिछले 1 ईयर में इसने 56% और 3 ईयर्स में 39% के रिटर्न्स दिए हैं। ये दिखाता है कि स्टॉक में लॉन्ग टर्म मोमेंटम बिल्ड हो चुका है। टेक्निकल एनालिसिस में मूविंग एवरेजेस बैंक के लिए जमीन का काम करते हैं। 200 डीएमए डेली मूविंग एवरेज चार्ट पर ग्रे लाइन को देखिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमेशा अपने 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड करता है। जब भी प्राइस इस लाइन के पास आता है वहां से हैवी बाइंग आती है। 50 डीएमए फिलहाल स्टॉक अपने 50 डीएमए के काफी क्लोज कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक स्टॉक 50 डीएमए के ऊपर होल्ड कर रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। इमीडिएट रेजिस्टेंस स्टॉक ने हाल ही में 77.0 का 52 वीक हाई टच किया है। ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। अगर ये 77.8 के जोन को हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो अगला टारगेट सीधा 85.90 का ओपन हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे की तरफ 68.70 का जोन एक रॉक सॉलिड सपोर्ट है। अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो ये एरिया एक्यूमुलेशन के लिए बेस्ट जोन है। आरएसआई करंटली आरएसआई 60-65 के रेंज में है। इसका मतलब स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, यानी अभी भी इसमें ऊपर जाने की गैस बाकी है। वॉल्यूम स्पाइक पिछले कुछ मंथ्स में ब्लू वॉल्यूम बार्स बढ़ गए हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स नहीं बल्कि बिग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स नीचे के लेवल्स पर एक्यूमुलेट कर रहे हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना रिस्क के नहीं होती और निफ्टी 247 पर हम सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं करते, हम रियलिटी चेक भी देते हैं।
चलिए देखते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए आगे का रास्ता कैसा है, कहां से ग्रोथ आएगी और कहां खतरा हो सकता है। ये वो पॉइंट्स हैं जो स्टॉक को 100+ ले जाने की पावर रखते हैं। कैपिटल रेजिंग, फ्यूल फॉर द इंजन। बैंक 3500 से 5000 करोड़ रुपीस रेज करने का प्लान कर रहा है। जब बैंक के पास ज्यादा कैपिटल होता है तो वो और बड़े लोन्स बांट सकता है, जो डायरेक्टली इनकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन को बूस्ट करेगा। रिटेल एक्सपेंशन, द रैम पावर। इनका फोकस रिटेल, एग्री और एमएसएमई पर है। क्योंकि इंडिया में कंजम्पशन बढ़ रहा है, होम लोन्स और कार लोन्स की डिमांड पीक पर है। बैंक इस ट्रेंड को अग्रेसिवली कैपिटलाइज कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। गवर्नमेंट का फोकस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर है। महाबैंक ने कॉर्पोरेट लेंडिंग में सिलेक्टिव अप्रोच रखी है, यानी ये सिर्फ अच्छी रेटिंग वाली इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को लोन दे रहे हैं जहां प्रॉफिट मार्जिन हाई है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इनका डिजिटल स्पेंडिंग बढ़ रहा है। जितने ज्यादा लोग मोबाइल ऐप यूज करेंगे उतना बैंक का ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगा और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। महाबैंक के रास्ते में कुछ रोड ब्लॉक्स भी हैं। द डिपॉजिट वॉर। करंटली पूरे बैंकिंग सेक्टर में डिपॉजिट्स लेना मुश्किल हो गया है। लोग पैसा बैंक एफडी में डालने के बजाय स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं। अगर महाबैंक को सस्ता डिपॉजिट्स यानी कासा नहीं मिला तो उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ जाएगा और मार्जिन्स कम हो जाएंगे। इंटरेस्ट रेट वोलाटिलिटी। अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स कट किए तो बैंक्स का स्प्रेड यानी लोन इंटरेस्ट माइनस डिपॉजिट इंटरेस्ट कम हो सकता है। ये पूरे सेक्टर के लिए एक चैलेंज है। क्रेडिट ग्रोथ स्लो डाउन। अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन आया और लोगों ने लोन्स लेना कम कर दिया तो महाबैंक की 20% वाली ग्रोथ रेट मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। पीएसयू ओवरहैंग। गवर्नमेंट का स्टेक अभी भी हाई है। फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट और स्टेक सेल लाती है तो सप्लाई बढ़ने की वजह से स्टॉक प्राइस में टेम्पररी प्रेशर आ सकता है। ग्रोथ फिगर्स काफी सॉलिड हैं, लेकिन डिपॉजिट वॉर एक ऐसा रिस्क है जो आपको ट्रैक करना चाहिए। महाराष्ट्र बैंक फिलहाल एक स्वीट स्पॉट में है क्योंकि इनकी एफिशिएंसी काफी हाई है, लेकिन अगर बैंक अपने कासा बेस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो मार्जिन्स पर प्रेशर दिख सकता है। रिस्क्स को पहचानो, ग्रोथ को पकड़ो और अपने पोर्टफोलियो को बुलेट प्रूफ बनाओ। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि किसी स्टॉक की असली किस्मत क्या है तो हमेशा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, क्योंकि नंबर्स झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जब बड़े प्लेयर्स जैसे इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा डालते हैं तो वो बिना सॉलिड रीजन के नहीं होता। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए इसका फॉलो द मनी एनालिसिस करते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज हमेशा ग्रोथ और सेफ्टी ढूंढते हैं। दिसंबर 2023 में एफआईआईज के पास सिर्फ 0.45% स्टेक था। मार्च 2026 में इनका स्टेक बढ़कर 5.55% हो गया है। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग ऑलमोस्ट 12 गुना यानी 12x बढ़ा दी है पिछले 2 सालों में। जब गोरे यानी फॉरेनर्स इतनी अग्रेसिवली किसी सरकारी बैंक में घुसते हैं तो समझ जाइए कि उन्हें कुछ ऐसा दिख रहा है जो आम पब्लिक मिस कर रही है। हमारे देश के म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशंस भी पीछे नहीं हैं। दिसंबर 2023 डीआईआई स्टेक 4.71% था। मार्च 2026 ये जंप करके 13.93% पहुंच गया है। एनालिसिस। डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग को ट्रिपल कर दिया है। डोमेस्टिक फंड्स को बैंक की ग्राउंड लेवल रिकवरी और कासा स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना स्टेक 86.64% से कम करके 73.60% किया है। ये बुरा है या अच्छा? ये एक्चुअली अच्छा है। सेबी का रूल है कि पब्लिक शेयर होल्डिंग कम से कम 25% होनी चाहिए। गवर्नमेंट स्टेक सेल होने से स्टॉक की लिक्विडिटी बढ़ती है और इंडेक्स में वेटेज बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। दिसंबर 2024 में टोटल 10.06 लाख शेयर होल्डर्स थे। मार्च 2026 तक ये गिरकर 9.01 लाख रह गए हैं। शेयर होल्डर्स का नंबर कम होना और एफआईआई और डीआईआई होल्डिंग बढ़ना एक बहुत बड़ा बुलिश साइन होता है। इसका मतलब है कि रिटेलर्स यानी वीक हैंड्स थोड़ा सा प्रॉफिट देखकर निकल रहे हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यानी स्ट्रॉन्ग हैंड्स उनका सारा माल अब्सॉर्ब कर रहे हैं। जब बस में से आम पब्लिक उतर रही हो और बड़े बड़े वीआईपीज यानी इंस्टीट्यूशंस चढ़ रहे हो तो समझ जाइए कि बस किसी लंबी जर्नी पर निकलने वाली है। इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट इस वक्त पीक पर है। रिटेलर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट कर रहा है। स्मार्ट मनी को फॉलो करो दोस्तों, वो रास्ता दिखाते हैं। अब रुकिए, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या आपको अभी बाय करना चाहिए? चलिए चलते हैं हमारे फाइनल वर्डिक्ट पर। इतना सारा डेटा, चार्ट्स और शेयर होल्डिंग देखने के बाद क्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए? द बुल केस, व्हाई टू बाय। 37% कॉस्ट टू इनकम रेशियो के साथ ये बैंक इंडिया का सबसे लीन और एफिशिएंट सरकारी बैंक है। ये प्राइवेट बैंक्स की तरह ऑपरेट कर रहा है। 0.15% नेट एनपीए। दोस्तों, इतना साफ लोन बुक ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। रिस्क फैक्टर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग 12x बढ़ा दी है। जब बड़े प्लेयर्स इतना हैवी पैसा डालते हैं तो वो सिर्फ 5 to 10% रिटर्न के लिए नहीं आते। 20% की ओवरऑल ग्रोथ और 36% की रिटेल ग्रोथ दिखाती है कि बैंक अग्रेसिवली मार्केट शेयर छीन रहा है।
द बेयर केस, वाई टू वेट। स्टॉक पिछले एक साल में 56% भाग चुका है। टेक्निकल चार्ट पर थोड़ा ओवरस्ट्रेच दिख रहा है, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। पूरे बैंकिंग सेक्टर में डिपॉजिट्स की फाइट चल रही है। अगर डिपॉजिट स्लो हुए तो फ्यूचर में मार्जिन्स थोड़े स्क्वीज हो सकते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज और स्टेक सेल का डर हमेशा बना रहता है, जो स्टॉक को टेम्परेरी नीचे गिरा सकता है। मार्केट में हमेशा एलिफेंट यानी एसबीआई को मत पकड़ो, कभी कभी चीता यानी महाराष्ट्र बैंक ज्यादा बड़ा रिटर्न दे जाता है। बस याद रखिए, पैसा वही बनाता है जो पेशेंस रखता है। तो ये था हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर डीप डाइव एनालिसिस। अगर आपको ये डिकोडिंग स्टाइल पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट बैंकिंग स्टॉक कौन सा है। और हाँ, निफ्टी 247 को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम बोरिंग फाइनेंस की नॉलेज को बूस्ट करते हैं। कीप इन्वेस्टिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।